तो यार आज हम स्मूथ मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है स्केलेटल मसल से, ठीक है। तो एक तो ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। हमारे जो स्केलेटल मसल हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं क्योंकि उनमें सार्कोमियर होता है, ठीक है। अगर वो सार्कोमियर होगा, ठीक है, जो थिन फिलामेंट एक्टिन, ठीक है, मायोसिन, वो सारे जेड लाइन, ठीक है, वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो उसे एक स्ट्राइएशन की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। पर हम जब इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, अब इनमें सार्कोमियर तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमें नॉन स्ट्राइएटेड फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्केलेटल और कार्डियक सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इनमें एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये वाला ये रहा हमारा एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसे यूनिन्यूक्लिएटेड कह देते हैं, ठीक है, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली इनके स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो इनमें सार्कोलेमा होगी, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसे हम सार्कोलेमा कह देते हैं, ठीक है। और इनमें डेंस बॉडीज़ होगी, ठीक है। तो ये वाली हमारी डेंस बॉडी होती है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है ना हमें, ठीक है। तो ये डेंस बॉडी है, ठीक है। ये वाली डेंस बॉडी है, ठीक है। और ये अल्फा एक्टिनिन से बनी होती है, ठीक है। ये अल्फा एक्टिनिन से बनी होती है डेंस बॉडी। और ये स्कैटर्ड होती है थ्रू आउट द मसल सेल, ठीक है, स्मूथ मसल सेल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये मायोफिब्रिल होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक हमें ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम अटैचमेंट प्लाग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किससे जुड़ी होगी, अटैचमेंट प्लाग से, जो कि डेंस बॉडी को जोड़ेगा, ठीक है। डेंस बॉडी को हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और ये अटैचमेंट प्लाग किस चीज़ से बना होता है, इंटेग्रिन प्रोटीन से, ठीक है। और ये लोकेटेड होता है इनर सिस्टोलिक साइड ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो लाल लाल सा प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेंस बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कह देते हैं। और ये दो चीज़ों से बना होता है, ठीक है, वाइमेंटिन और डेस्मिन, ये दो प्रोटीन से बना होता है, वाइमेंटिन और डेस्मिन, ठीक है। और डेंस बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो हमें ये ब्लू ब्लू से जो दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा थिन फिलामेंट होता है, ठीक है। ये ब्लू ब्लू सा हमारा थिन फिलामेंट होता है जिसमें कि एक्टिनिन और ट्रोपोमायोसिन होता है, ठीक है। एक्टिनिन भी एफ टाइप का होता है और ट्रोपोमायोसिन होता है, ठीक है। और अगर हम ये रेड स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये हमारा थिक फिलामेंट होगा जो कि मायोसिन 2 का बना होगा, ठीक है। और ये इंटरडिजिटेट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे पड़ा होता है थिन फिलामेंट में, ठीक है। तो अब होगा क्या, हमने अगर हम एक ओवरव्यू देखें, ठीक है, ये नॉन स्ट्राइएटेड होता है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। और डेंस बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि अटैचमेंट प्लाग के साथ जुड़ी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है, वो एक दूसरी डेंस बॉडी को एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और इनमें हमारा थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डेंस बॉडी होती है, ठीक है, तो वो हमारा जेड डिस्क की तरह ही काम करती है, ये वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये जो डेंस बॉडी है, ठीक है, तो ये जेड डिस्क की तरह काम करेंगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, तो डेंस बॉडी एक दूसरे को क्लोजर खींचेंगी, ठीक है। और थिक और थिन फिलामेंट शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जेड डिस्क हमारी स्केलेटल मसल में होती थी, वहाँ हमारी डेंस बॉडीज आ जाएंगी, ठीक है। और सेम काम करेंगी, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है, वो भी इन्हें पुल करेगा। तो अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये हमारी जो डेंस बॉडी है, ठीक है, ये भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, तो ये जो स्मूथ मसल है, ठीक है, तो ये ऐसे इंटरट्वाइन होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ जैसे स्क्वीज नहीं हो जाते, ठीक है, ट्विस्ट होकर स्क्वीज हो जाएंगे इटसेल्फ। और इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉर्सक्रू लाइक एक्शन एंड शेप, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे एक दूसरे में सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ट्विस्ट हो जाएगा। तो हमारे स्मूथ मसल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और
तो ये अगर हम टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल देखें, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है, यूनिटरी और या हम इन्हें सिंगल यूनिट स्मूथ मसल भी कह देते हैं, ठीक है, और ये हमारे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। तो अब सिंगल यूनिट मतलब ये एक सेल दूसरे को सिग्नल भेजेगा और ये एक ही सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, ठीक है, और हम इसे विजरल स्मूथ मसल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एंटायर जीआईटी की लेंथ में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, तो हमारी सारी जीआईटी इन मसल से बनी होती है, ठीक है, और यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या है, एक तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वाया द गैप जंक्शन, तो ये हमारे गैप जंक्शन हो गए, ठीक है, जिन्हें हम कोनेक्सिन सब यूनिट्स कह देते हैं, ठीक है। और ये स्टिमुलेट किन की वजह से होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस की वजह से होते हैं, ठीक है। और ये एक्शन करते हैं हमारा पैरासिम्पथेटिक या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। और ये हार्मोन्स और केमिकल फैक्टर्स भी इन्हें इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो हमारे ये हमें नीले से दिख रहे हैं, ठीक है, ये वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे सिनेप्टिक वेसल हम इन्हें कह सकते हैं, और इनका अगर स्पेसिफिक नाम है तो इन्हें हम वेरिकोसिटी कह देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिकोस सिनेप्टिक वेसिकल जिसे हम वेरोसिटी कह देते हैं, ठीक है, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? ये एक्शन करेंगे, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, एडिनोसिन, ठीक है, सब्सटेंस पी, ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो और ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ही एक सेल हमारा स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तो वो दूसरे को सिग्नल भेजेगा, तीसरे को सिग्नल भेजेगा, चौथे को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो ये एक रिदमिक और साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी गैप जंक्शन की वजह से ये भी कंट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये क्या किन चीज़ में काम आएंगे? अब अगर कोई भी हैवी चीज़ उठानी है, ठीक है, जैसे हमने मुंह को आम करना है, ठीक है, और ये मेनली ग्रोथ कंट्रोल के लिए काम आते हैं, ठीक है। एक लार्ज और पावरफुल मूवमेंट में हमारे सिंगल यूनिट काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम फाइन कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में होते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारा ग्रोस कंट्रोल होगा, ठीक है, एग्जाम्पल मूविंग द एंटायर आर्म, ठीक है। और अब हम मल्टी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो एक तो हम इनकी वो देख लेते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये आइरस में पाए जाते हैं, ठीक है, आँख में पाए जाते हैं, और डायलेटर और कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई में मेनली, ठीक है, इन मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और सिलरी मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेंस है, ठीक है, वो इसके लिए अकोमोडेट करना होता है, ठीक है। और ब्रोंकियोल स्मूथ मसल्स में होते हैं, ठीक है, ट्यूना मीडिका में होते हैं, ठीक है, हमारी लार्ज आर्टरीज में भी यही होते हैं, ठीक है, इरेक्टर पिलाई होते हैं, इलेक्ट्रोपिलाई में भी यही होते हैं, ठीक है। तो जब हमें गूजमा मिलते हैं, ठीक है, तो इनमें भी यही स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है, इरेक्टर पिलाई में, ठीक है। तो हर एक सेल का अपना स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है विद नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये हर एक सेल की अपनी अपनी नर्व एंडिंग होगी, ठीक है, और ये कोई रिदमिक एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी इन नर्व एंडिंग है, ठीक है। और ये एक्साइटेबल बहुत होते हैं, ठीक है, और ये मेनली हमारा फाइन कंट्रोल में काम करते हैं, ठीक है। तो यार अब हम स्टिमुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है? वैसे तो अगर हम स्मूथ मसल को देखें तो इसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो कि स्टेबल होता है, ठीक है। और ये तभी राइज करता है जब हम कोई से एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक स्मूथ सेल है, ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन में हमारे पास इंटरस्टिशियस सेल्स ऑफ काजल होते हैं, ठीक है, इन्हें हम पेसमेकर सेल्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये ही डिपोलराइज होंगे, ये इंट्रिंसिकली डिपोलराइज होते हैं, ठीक है, जब हम एक्सट्रिंसिक कोई भी इनर्वेशन देते हैं, ठीक है, जैसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो गया या कोई भी हार्मोन हो गया, ठीक है, तो उनसे ये सेल एक्साइट होंगे इंट्रिंसिकली, ठीक है। तो होगा क्या,
अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल हैं, ठीक है, और ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर बैठा है, ठीक है, ये हमारा सेल, ठीक है। तो अगर ये स्टिमुलेट होगा, ठीक है, तो एक ये स्लो वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये स्लो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब ये स्लो वेव ऐसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो इसका भी एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बेसिक इलेक्ट्रिक रिदम बनती कैसे है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें लीकी कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो जब जब ये कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैल्शियम बाहर से अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवॉट है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होने लग जाएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी वेव जब कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है, तो ये हमारी वेव ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, तो जो राइजिंग पार्ट होता है स्लो वेव का, ठीक है, वो कैल्शियम के आयंस के आने का होता है, ठीक है। तो लीकी चैनल जो कि कॉन्स्टेंटली ओपन होते हैं, ठीक है, वो कैल्शियम को फ्लो इन करवाएंगे सेल में अंदर स्लोली, ठीक है, और पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। और ये अब डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये वेव डिक्रीज भी होगी, ठीक है। वो कैसे होगी, जब हमारे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे ये वेव हमारी ऐसे होगी, ठीक है। अब ये नीचे भी आएगी, ठीक है, इस ऐसे ये नीचे भी आएगी, ठीक है। वो कैसे होगी, ये हमारे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्टोर होने लग जाएगी -90 मिलीवॉट, ठीक है। तो ऐसे ही ये स्लो वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, हमने कैल्शियम चैनल देख लिया, पोटेशियम चैनल देख लिया, ठीक है। अब कई बार ये हमारा जब थ्रेशोल्ड अचीव कर लेता है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड में क्या होगा, एक स्पाइक आएगा, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं ये नीले अक्षरों में, ये स्पाइक पोटेंशियल होता है, यहाँ हमें यहाँ जब ये एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट करता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, स्पाइक पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस slow waves can pass threshold potential a little without actually creating spike potential due to hormones, ठीक है। तो ये कभी कभी अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, ठीक है। वो कैसे होता है, जब ये वोल्टेज गेटम कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, जो कि लोकेटेड होते हैं कैविले में, ठीक है। अब कैविले क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारे स्केलेटल सेल में टीट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पर कैविले होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होंगे, उनमें हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स और होंगे, ठीक है। तो जब जब भी ये जैसे ये हमारा सेल पॉजिटिव होने लग गया, ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और इसका एक्शन पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा क्योंकि कैल्शियम बहुत तेज़ी से अंदर आया है, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हिट होगा, कैल्शियम वेरी फास्ट अंदर आना शुरू कर देगी, ठीक है, और हमारा जो मेम्ब्रेन है एक्सट्रीमली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो हमें वो स्पाइक की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो और ये जो कैल्शियम चैनल है ये कैविले में होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये रिलैक्सेशन भी होगी, ठीक है। अगर स्पाइक आएगा तो स्पाइक नीचे भी आएगा, ठीक है। तो वो भी हमारे वोल्टेज गेटम पोटेशियम चैनल होते हैं, ठीक है, और ये कैल्शियम के सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम भी उतनी ही जल्दी से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम भी उतनी ही ज़्यादा बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर तो ये हमारा सेल है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर है, ठीक है। अगर वैसे तो ये स्लो डीपोलराइजेशन स्लो वेव दिखाता है, ठीक है। कैल्शियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, ठीक है। पर कभी कभार ये जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो कर लेता है, अचीव कर लेता है, ठीक है, तो इसमें एक स्पाइक पोटेंशियल आता है, ठीक है। और वो स्पाइक पोटेंशियल कब क्यों आएगा, क्योंकि हमारा कैल्शियम और
पोटेशियम अपना और तेज़ी से आना अंदर शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम होती है इसकी, ठीक है। और ये स्पाइक पोटेंशियल हम एक्सट्रिंसिकली भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो कि होता है हार्मोन्स केमिकल के वजह से, ठीक है। तो यार अब हम केमिकल फैक्टर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किन किन चीज़ों से ये हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है ये अचीव हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, हमारे पास गैस्ट्रीन हार्मोन होता है, ठीक है, हिस्टामिन कोई भी हार्मोन हो गया, कैल्शियम, ठीक है। अगर तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर वाटर आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, तो ये इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो प्रोटॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये स्मूथ मसल पर एक्ट करते हैं बाय आइदर स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल्स, ठीक है। तो ये तो ऐसे एक्शन करेंगे स्मूथ मसल्स पर, ठीक है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, ठीक है, तो ये जो हमारे नर्वस सिस्टम से होते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें एसिटाइल कोलिन में, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स को फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में हमारे एसिटाइलकोलिन होता है, तो ये वहाँ स्टिमुलेट करता है, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन द मस्करीन टाइप 3 रिसेप्टर, ठीक है। अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें, ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक बाय एक्टिंग ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट और इनहिबिट कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन कैसे करवाएगा, ठीक है, स्मूथ मसल की बाय इनहिबिटिंग द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। हमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रोकना होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अगर तो यहाँ तो हम हमारे जो पॉजिटिव आयन हैं, ठीक है, तो उसे हम बाहर भेज दें, ठीक है, या हम नेगेटिव आयंस को अंदर ले आएँ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक्शन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं पहुंचेगा और ये रिलैक्सेशन स्टेट में ही रहेंगे, ठीक है। अगर हमें इन्हें स्टिमुलेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, तो हम उन्हें अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसकी वजह से ये स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे हार्मोन हैं, ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं जैसे कि कोलिसिस्टिकाइनिन, ठीक है, हिस्टामिन और गैस। तो यार अब हम देखते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कैसे अपना मैकेनिज्म करते हैं ताकि हमारा जो कैल्शियम है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सके हमारे हमारा स्मूथ मसल्स की, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं थ्रू द मस्करीनिक टाइप 3 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारे मस्करीनिक टाइप 3 रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। और ये अगेन एक्टिवेट करेंगे GQ प्रोटीन को, ठीक है। तो ये हमारा GQ प्रोटीन है, ठीक है। और ये अगेन फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये हमारा फॉस्फोलाइपेज C है, ठीक है। और वो अगेन स्टिमुलेट करेगा PIP2 जिसका नाम होता है फॉस्फोटाइडाइलनिसोल बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये दो प्रोटीन्स में अगेन टूटेगा, ठीक है। PIP2 अगेन 2 प्रोटीन्स में टूटेगा, एक तो IP3 और एक DAG, ठीक है। तो DAG का फुल फॉर्म होता है डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये अगेन फिर से एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज C प्रोटीन को, ठीक है। और जो हमारा IP3 होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसका नाम होता है एनाइस्टोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनाइस्टोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें ना एक स्पेशलाइज चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें पता है ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो इसके ना स्पेशल चैनल्स होते हैं, तो ये इन चैनल्स पर जाकर लग जाएगा, ठीक है। और क्या करवाएगा, इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्कोस्ट्रीन और कैलरी कुलीन, ठीक है। तो ये दोनों जो हमें पता है इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे जो कैल्शियम पड़ा होता है, ठीक है, तो उन्हें पकड़ कर रखता है कैल्सिक्वेस्ट्रीन और कैलरी कुलीन, ठीक है। तो इन दोनों को कैल्शियम पकड़ कर रखता है। तो अब क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम होगा, ठीक है, IP3 आकर यहाँ पर जुड़ गया और ये क्या करवाएगा,
IP3 रिसेप्टर, जब IP3 उस पर जुड़ेगा, ठीक है, तो कैल्शियम फ्लड आउट होना शुरू कर देंगे, ठीक है, कैल्शियम बाहर आना शुरू कर देंगे। तो हमारे जो सेल में है, ठीक है, ये IP3 हमारे सेल में कैल्शियम की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारे जो लीकी चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी हमारी कैल्शियम की कंसंट्रेशन को सेल में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एक समरी के तौर पर, ठीक है, एक तो जो हमारा पेसमेकर सेल से भी हमारी कैल्शियम अंदर आ रही है, ठीक है, और वोल्टेजेटेड कैल्शियम चैनल से भी अंदर आ रही है, ठीक है, और हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो ये भी सारी कैल्शियम को अंदर ला रहे हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं कैल्शियम को अंदर आने के लिए। और एक और चीज़ होती है स्ट्रेच स्ट्रेच, अगर ये स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो प्रोटीन है ये स्ट्रेच भी होते हैं, ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेच होंगे, ठीक है, तो कैल्शियम का लेवल और अंदर आकर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेच भी हमारा एक स्टिमुलेटर होता है कैल्शियम को ज़्यादा अंदर लाने का, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, वो बढ़ता ही जा रहा है सेल में। तो यार अब हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, वो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा कैल्शियम डिप्लीट होने लग जाएगा तो ये एक स्टिमुलस भेजता है, ठीक है, एक प्रोटीन को जिसका नाम होता है स्टिम, ठीक है, STIM, ठीक है, तो इसका नाम सही कर देते हैं स्टिम, ठीक है। तो ये स्टिम प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब अगर स्टिम प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ठीक है, अगर स्टिम प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो ये अगेन क्या एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, ORAI, ये इस प्रोटीन को भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और ये ORAI टेट्रामर होता है, ठीक है, तो ये 4 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे एक पाथवे बना देगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है, ठीक है, वो सेल के जो बाहर पड़ा है, ठीक है, तो वो हमारा रशियन करेगा थ्रू दिस ORI रिसेप्टर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आने लग जाएगा, कैल्शियम रशियन करेगा, ठीक है। तो अब जब ये हमारा इसमें अंदर आ गया, ठीक है, सेल में आ गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो हमारा कैल्शियम होता है, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सोडियम। तो सोडियम हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, सोडियम चैनल से सोडियम बाहर आ जाएगा और कैल्शियम हमारा फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे इसकी डिप्लीशन भी स्टिमुलेट करती है कैल्शियम को हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यार अब हमारी इनकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, ठीक है, स्मूथ मसल की, ठीक है। तो हमारा जो कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा हमारे सेल में बढ़ गई, ठीक है, तो ये कार्ड मॉड्यूल के साथ मिलकर कैल्शियम कार्ड मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये इन्हें जो हमारा दो थिन फिलामेंट के प्रोटीन्स होते हैं कार्पोनिन और कार्डमिन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे एक्टिन और मायोसिन हेड्स होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में एक लेयर बना देते हैं। पर जब ये कार्बोमोडिलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तो ये इन दोनों को साइड में हटा देता है, ठीक है। और अब क्या होगा, जो हमारा ये कार्बोमोडिलिन आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, ठीक है। अब इनकी फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, तो वो कैसे होगी, ये जो हमारा ये क्या करवाएगा, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट लग जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी चीज़ की फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ATP था ये, ठीक है, ये डीअटैच हुआ था, इसके साथ ATP अटैच था, ठीक है। अब फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, तो ATP क्या करेगा, ATP हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। जब हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब फॉस्फेट भी रिलीज होगा, ठीक है, तो ये एक पावर स्ट्रोक बनाएगा और ये ऐसे पीछे हो जाएगा, ठीक है, मायोसिन हेड, ठीक है। तो वही प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हमारा ADP लास्ट स्टेप में हमारा ADP निकल जाएगा और ATP आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा उसी स्टेट में फिर से आ जाएगा।
पर जब तक हमारी फॉस्फोराइलेशन होती रहेगी, ठीक है, तो ये स्टेप कंटिन्यूस होता रहेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, ठीक है। तो अगर हमें इसे स्टॉप करवाना है इस प्रोसेस को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोटीन होता है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेटेज को हटा देगा, ठीक है। तो जब ये फॉस्फेटेज हट जाएगा, ठीक है, तो मायोसिन एटीपीज एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, वो भी हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, यहाँ आधा बाहर चला जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम चला गया और इसने इसको फॉस्फोराइलेशन को स्टॉप कर दिया, और थर्ड में जो हमारा कैल्शियम के चैनल होते हैं, ठीक है, वो भी ओपन हो जाएंगे और हमारा जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्सेशन में दोबारा चला जाएगा, क्योंकि पोटेशियम को बाहर भेज रहे हैं और अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से बढ़ जाएगी।